हर साल नए नए जगहों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त होते हुए नजर आ रही है। धर्मांतरण विधेयक को और भी सख्त किया गया और साथ ही तथ्यों को छिपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध। मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और एटीएस ने 5 जुलाई को की थी 2 गिरफ्तारी। जलालुद्दीन और सहयोगी नीतू गिरफ्तार हुई हैं। हिंदू लड़कियों को बनाते थे निशाना, प्रेम जाल में फंसाकर कराता था धर्म परिवर्तन। इस्लाम अपनाने पर देते थे लाखों का लालच और ऐसे में 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है ये पूरा गैंग। गैंग के सदस्यों ने खुलवाए 40 से ज्यादा खाते और करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वैसे में करोड़ों रुपए का लेन देन, अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। धर्मांतरण विधेयक को और भी सख्त किया गया है। तथ्यों को छिपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। तो ऐसे में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त होती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं के धर्मांतरण के पीछे किसकी फंडिंग, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त। तथ्यों को छिपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध। मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। एटीएस ने 5 जुलाई को की थी 2 गिरफ्तारी। तो लगातार अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं के धर्मांतरण के पीछे किसकी फंडिंग, ये बड़ा सवाल। तो ऐसे में लगातार राजनीतिक हलचल भी बढ़ी हुई है और यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में तथ्य छिपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। योगी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन और साथ ही अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। एटीएस ने 5 जुलाई को की थी 2 गिरफ्तारी। लगातार इस मामले में एटीएस जांच कर रही है और ऐसे में अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। तो ऐसे में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है और ऐसे में धर्मांतरण बिल को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। योगी सरकार पूरी तरह से सख्त होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में छांगूर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तथ्य छिपाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध। एटीएस ने 5 जुलाई को 2 गिरफ्तारी की। लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो ऐसे में अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार पूरी तरह सख्त होती नजर आ रही है। तो योगी सरकार किस तरह से सख्त नजर आ रही है? क्या कुछ कार्रवाई के आदेश योगी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं? देखिए सोनिया, धर्मांतरण का जो एक सिस्टम है उस पर पहले से ही सरकार ने बहुत कुछ नियम कानून बना रखे थे, लेकिन उसमें काफी कुछ ढीलापन था। 2021-22 में जाके योगी सरकार ने, चूंकि धर्मांतरण की प्रक्रिया जिस तेजी से खासकर भारतवर्ष में गरीब तबके में देखने को मिल रही थी, उसको रोकने के लिए, और खासकर यहाँ कहने की कोई संकोच भी नहीं कि हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा धर्मांतरण हिंदू धर्म के लोगों को कराया जा रहा था किसी अन्य धर्म में। उसमें बहुत से क्रिश्चियन भी थे और बहुत से ये
जिस धर्म की बात आ रही मुस्लिम धर्म, इसमें भी है। 2021-22 में इसीलिए योगी सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया और उसमें किसी भी प्रकार का लालच देकर, किसी भी प्रकार का डरा धमकाकर या अन्य कोई भी विकल्प आप यूज करते हुए अगर किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो निश्चित रूप से अपराध माना जाएगा। और उसमें सख्त इसलिए बोला गया कि आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से ये प्रकरण आ रहा है, और ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखें तो अभी एक लड़की को केरल ले जाकर या जिस तरह से लड़कियों को, लड़के नाम बदलकर, एक विशेष समुदाय के लड़के अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर फिर शादी करना और उनका धर्म परिवर्तन कर, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती जा रही थी, जिसको लेकर सरकार सचेत थी, सजग थी। हाँ, सरकार ने उसको लेकर जब इस तरह का कानून बनाया और उसमें थोड़ा सख्ती लाने की कोशिश की तो जरूर उनका नेटवर्क थोड़ा छिन्न भिन्न होता नजर आया है। लेकिन ये मौजूदा जो छांगुर प्रकरण आया है, छांगुर प्रकरण एक बहुत बड़ा प्रकरण है। बलरामपुर में जिस ढंग से इसकी जांच परख चल रही है, एटीएस ही नहीं, इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट है, 100 करोड़ रुपए ही नहीं, इसमें अभी एक और एंगल है जिसमें 700 करोड़ रुपए का पूरा लेन देन का नेटवर्क आ रहा है। वो पूरा शासन के पास है, आप ईडी और एटीएस कहें, पुलिस कहें, उनके पास पूरी जानकारी आ रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय है और उसमें सरकार का एक जो जिसको कहते हैं ना कि एक सख्त डंडा चल रहा है, वो चलना चाहिए। इस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोई भी हो, वो किसी एक समुदाय का हो या किसी एक धर्म से रिलेटेड हो, ये बात नहीं, बात ये कि ये एक अपराध है। अपराध कोई भी करे वो अपराधी होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक पार्टियां या राजनेता इसको एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास करने लगते हैं और जिससे होता क्या है कि आरोप प्रत्यारोप कहीं न कहीं शुरू हो जाता है। जिस राजनीतिक पार्टी को इस तरह के मुद्दे अपने फायदे में दिखते हैं वो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ उसको कैश कराने में दूसरी राजनीतिक पार्टियां लग जाती हैं और इसी खामियाजा भुगत रही थी जनता। और आज तक धर्मांतरण लगातार होता चला आ रहा है, जो इसका एक सीधा साधा जागता सबूत है। इसलिए अगर सरकार सख्ती से पेश आती है, छांगुर प्रकरण को ही एक अंदर तक जाकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठती है कि ये कोई आज 6 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में नहीं है, ये 22 साल से नेटवर्क चल रहा था, जैसा अभी तक जांच में पकड़ में आया है। तो आखिर 22 साल तक चाहे ये सरकार रही हो, ये भी 2017 से है, आज 25 आधा निकल गया है, इतने साल तक इसकी सरकार, इसको भनक क्यों नहीं लगी? उसमें भी इस तरह देखने को आया कि लड़कियों को किस तरह मजबूर किया जाता था, उनकी अश्लील फोटो खींचकर किस तरह ब्लैकमेल किया जाता था या किस तरह उनको अपने जाल में फंसाया गया। यहां तक कि जो एक डेटा निकल कर आ रहा है कि लगभग 5000 लड़कियों का इस तरह उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। तो ये कहीं ना कहीं फेल्योर है सरकार का। मैं ये नहीं कहता ये इस सरकार का है, इससे पहले की भी सरकारें रही हैं जो दूसरी पार्टियों के, उनकी भी शासन व्यवस्था में ऐसा होता रहा और इनकी भी शासन व्यवस्था में ऐसा होता रहा। जो लेकिन चलिए ये एक अच्छा संकेत है कि ये नेटवर्क पकड़ में आया है। अब इस नेटवर्क में ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सच है कि ये जो एक नेटवर्क चलता है ये देश से कम विदेश से ज्यादा चलता है और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो वीक पॉइंट है वो नेपाल है, जहां से फंडिंग का होना बड़ा आसान व्यवस्था रहती है, लोगों का आना जाना। फंडिंग का यहाँ पर जिक्र किया, जैसा कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि करोड़ों रुपए का लेन देन, तो ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या है कि कहां से ये फंडिंग हो रही है, क्या वजह निकलकर सामने आई? नहीं देखिए, ये तो मुस्लिम कंट्रीज हैं और बहुत रिच हैं, कुछ उसमें बहुत रिच हैं। इसमें तो साफ शब्दों में मतलब आप कहें तो पूरे प्रूफ मिले हुए हैं। दुबई से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से इस तरह की फंडिंग अच्छी खासी है, कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं है। आप ये समझें कि 100 बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं। बैंक अकाउंट जिनके खुलवाए गए उनको पैसे दिए गए, उसके बाद बैंक अकाउंट में जब पैसे निकालना होता है तो उसको लेने के लिए जो एक दूसरा व्यक्ति भेजा जाता है उसको तक को कमीशन दिया जाता है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये हमारे देश में नहीं बाकी देशों में भी है। कुछ एक देश धर्म ऐसे हैं जो अपना, और खासकर जिसमें मैं तो खुल के कहना चाहूंगा कि एक क्रिश्चियन धर्म और एक मुस्लिम धर्म, ये अपने धर्म को हमेशा इस तरह दूसरे देशों में बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें नो डाउट हिंदू धर्म कभी इसमें कभी कोई रोल नहीं अपना अदा करता, क्योंकि किसी दूसरे देश में या अपने देश में भी इस तरह की कोई एक्टिविटी उसकी आज तक पकड़ में नहीं आई है। लेकिन चूंकि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियंस ऐसा
एक हमेशा देखने में आया, उनका चलन है। अगर आप अक्सर देखें तो क्रिश्चियन भी मिशनरीज खोलकर आदिवासी इलाके में जाकर या गरीबों की बस्ती में जाकर इलाज करके और कुछ खाने पीने का वो अरेंजमेंट करके उनको अपने धर्म में ले लेते हैं। ठीक उसी को उलट मुस्लिम धर्म ने भी इसको एक अपना तरीका अपनाया। हाँ, उसमें जरूर एक लव जिहाद का जो एक इन्होंने तरीका अपनाया, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भारत बड़े स्वच्छंदता के साथ जीता है, तो उसमें जो लड़कियों को एक तरह से के माया जाल में फंसाना या किसी तरह का फ्रॉड करके नाम बदल के या उनसे झूठ बोलकर और फिर उसको अपने शादी के करके और अपने घर ले जाके उसका धर्म परिवर्तन कराना जोर जबरदस्ती के साथ। और इतना ही नहीं, जैसा कि अभी इसमें आगे आएगा, अभी बोलना जल्दबाजी होगा क्योंकि जांच विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा, लेकिन ये निकल कर आ रहा है कि इन लड़कियों को फिर विदेश भेजकर उसका मिसयूज किया जाता है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य होगा। और इसमें निश्चित रूप से योगी सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। यहां तक कि अगर उनकी सरकार में कहीं अधिकारियों से या किसी भी प्रकार के नेता से कहीं कोई दखलंदाजी मिले तो मुझे लगता है कि उनको इसमें माफ नहीं करना चाहिए और उसको भी लपेटे में ले लेना चाहिए। अब देखना है कि सरकार अभी आगे किस तरह की और कैसी कैसी कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, अभी सरकार का आपने जिक्र किया अनिल जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार की नाक के नीचे ये काम हो रहा था। सरकार 8 साल से सरकार जो है वो यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, धर्मांतरण, लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में सरकार ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, प्रश्न यही उठ रहा है। और अगर देखा जाए तो सरकार कहीं न कहीं घिरती नजर आ रही, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो यही प्रश्न उठा रही हैं। क्योंकि अभी तक जो जांच का दायरा बना है या जो अभी सबूत मिले हैं वो 2017 के बाद के मिल रहे हैं। तो 2017 के बाद से लगातार सरकार के, बीजेपी की ही सरकार है, तो निश्चित है वाजिब है विपक्ष प्रश्न उठाएगा। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि ये 2017 के बाद की घटना नहीं है, 2017 के पहले भी ये कार्रवाई हो रही थी और यही छांगुर का नेटवर्क ही कर रहा था। वो सारा धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि यहां बात राजनीतिक या मैं की तू, इसमें जाने की शायद जरूरत नहीं है। यहां पर देखना यह कि भारत में अगर लोकतंत्र है, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म परिवर्तन की भी स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे संविधान में कोई भी धर्म अपनाना, धर्म छोड़ना, धर्म पकड़ना, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें जो नियम कानून है वो एक स्वच्छंदता जिसे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपना कोई धर्म छोड़ सकते हैं या पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का लालच देकर या हमें किसी प्रकार का डरा धमकाकर या हमारे साथ झूठ बोलकर किसी भी प्रकार का, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि नाम बदलकर या तरह तरह की चीजें आ रही हैं कि उनको नौकरी देने का, या आप अक्सर देखती हैं कि पेपर में आता है कि यहां से ले जाते हैं विदेशों में काम दिलाने के बहाने और वहां ले जाकर फिर इस तरह का बंदी बनाकर और कार्रवाई की जाती है। तो इस पर सरकार को थोड़ा और सख्त होने की जरूरत है। इस पर सरकार को और मजबूत नियम कानून बनाने की जरूरत है और निश्चित रूप से ऐसे घिनौना कार्य करने वाले लोगों को, खासकर जो लड़कियों महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की उनको छूट नहीं देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहिए कि जो अभी छोटे मोटे या और भी कहीं अगर इस तरह के नेटवर्क हो या लोग हो तो वो चुपचाप अपना ये जो कार्य है इसको बदले और देश में एक जिसको कहते हैं ना सकुशल व्यवस्था, और खासकर सभी धर्म जो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म अपने ढंग से, नहीं तो इससे क्या होता है वैमनस्यता फैलती है। इस तरह की बातें जब समाज में आती हैं इस तरह का, तो कहीं न कहीं सारे धर्मों के आपस में एक टकराव का, लोग एक दूसरे को डर बस या घृणा बस या हीन भावना से देखने लगते हैं, तो वो हमारे देश के लिए ही नुकसानदेह है। तो एक जो सौहार्द हमारे यहाँ बना हुआ है वो बने रहना चाहिए और ये सरकार का कर्तव्य है। इसमें अगर जनता या और किसी का नहीं है, या मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसमें विपक्ष सरकार के लोग या जैसा विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। सरकार जिसकी है वो सरकार किसी पार्टी की नहीं है, वो देश की और प्रदेश की है। उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के कार्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, अगर जिक्र करूं तो धर्मांतरण के अब तक कितने ऐसे मामले हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं? नहीं, उसकी गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम बता रहे हैं आजादी के बाद से आप देखते चले आए तो आज भी हमारे, अगर आप इंटीरियर इलाके में चले जाएं, भारत देश चूंकि विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, विभिन्न मौसम है, विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषा है, तो अभी भी आदिवासी एरिया में चले जाइए तो वहां क्रिश्चियंस अपने एक्टिव हैं, वो इस ढंग से धर्मांतरण कराते हैं। आप यहां देखिए तो इधर चूंकि पिछले 10-20 सालों से ज्यों-ज्यों सरकार सख्त होती चली गई, ज्यों-ज्यों नियम बनते चले गए, तो कहीं न कहीं
नहीं। अब ये छानगुर का प्रकरण ही ले ले तो छानगुर का प्रकरण कोई पहला प्रकरण नहीं है, ऐसा नहीं है, या आज हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो पीड़िता हैं, चाहे उसमें खासकर लड़कियां और महिलाएं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आज शिकायत की, इसके पहले भी शिकायतें की गई है, लेकिन जो शासन और प्रशासन है उसकी जो ढिलाई थी उसका अंजाम था कि ये 1 करोड़ से 100 करोड़ और 700 करोड़ तक बढ़ते चले गए। क्योंकि ये सच है कि कोई भी गलत काम, कोई भी इस तरह का अपराध बिना शासन के लोगों के या प्रशासन के लोगों के मिली भगत के बिना इतने बड़े लेवल पर नहीं हो सकता। कोई 1-2 धर्म परिवर्तन हो, कोई 1-2 चोरी की घटना हो तो माना जा सकता है कि शासन को नहीं पता चला और हो गया, लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क, और राष्ट्रीय नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, ईडी तक को कूदना पड़ा और ईडी जिस ढंग से नेटवर्क खंगाल कर पूरी व्यवस्था निकाल कर दिखा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं हमारे शासन और प्रशासन का फेल्योर है। उनको थोड़ा और सजग होना पड़ेगा, उनको और सख्त होना पड़ेगा। इस तरह के जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें बड़ी सतर्कता के साथ काम करना होगा और जनता के मन में, खासकर जो पीड़िता लोग हैं, उन पर एक विश्वास जगाना होगा कि अगर आप शिकायत करोगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अनिल जी, जैसा कि आपने कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से सख्त होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में विधेयक पे और भी ज्यादा सख्ती बरत दी गई है, तो ऐसे में आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है, तो ऐसे में सीएम योगी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, और यही वजह है कि यूपी पुलिस ने साल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, और जबकि मुठभेड़ के दौरान 9,000 अपराधियों को पैर में गोली लगी। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब तक 14,000 से ज्यादा कार्रवाई की है, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, और पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,973 कार्रवाई की गई, और इस दौरान 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस पर हमला करने वाले 9
9,467 अपराधियों पर पैर में गोली लगी और साथ ही 238 अपराधी मारे गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा पश्चिम के मेरठ जोन पे कार्रवाई की गई और यहां पुलिस ने 7,669 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 2,911 घायल हुए और इसी तरह आगरा जोन में 5,529 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि 741 घायल हुए। और वहीं बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में 4,383 अपराधी पकड़े गए, 921 घायल हुए। इसके अलावा वाराणसी जोन में 2,029 अपराधी अरेस्ट किए गए, 620 घायल हुए हैं। डीजीपी ने बताया कि कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 1,983 गिरफ्तार किए गए और 1,180 घायल हुए। वहीं गाजियाबाद में कमिश्नरेट में 1,133 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 686 घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते हुए सबसे पहला लक्ष्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना और साथ ही अपराधियों को खत्म करना रखा है। उनकी स्पष्ट चेतावनी थी कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बदमाश या तो अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे। इस दिशा में उठाए गए सख्त कदमों में प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। चलिए रुक करेगा अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने आवास से 28 संसदीय प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना किया और इस एक दिवसीय यात्रा में देश के प्रमुख टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर, होटल व्यवसायी और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व की प्रख्यात कंपनियों में इत्र बनाने की विधि से हटकर जनपद कन्नौज में पारंपरिक रूप से इत्र बनाया जाता है, जिसकी सुगंध टिकाऊ और पर्यावरण फ्रेंडली होती है। साथ ही उन्होंने शिष्टमंडल को बधाई देते हुए उनके सफल यात्रा की कामना की है। साथ ही इस अवसर पर विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया भी उपस्थित रही। मंत्री जयवीर ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रेरित किया कि वे कन्नौज को एक विशिष्ट पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दें और उन्होंने कहा कि ये मात्र यात्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की खुशबू और संस्कृति से साक्षात्कार का अवसर है और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की उस सोच को दर्शाता है जिसके तहत हम प्रदेश के पारंपरिक, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक स्थानों को और साथ ही वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की है, जिसमें उन्होंने यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले समेत दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात सामने रखी। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। Nimisha Priya case, you all have been following this very closely. This is a very sensitive matter and the Government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. This included concerted efforts in recent few days to seek more time for the family of Miss Nimisha Priya to reach a mutually agreeable solution with the other party. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence that was scheduled for 16 July that you're well aware of. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. Question regarding NATO chief's articulation. We have seen reports on the subject
and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अहम बैठक हुई है और यूपी में पीपीएस से आईपीएस में पदोन्नति के लिए बैठक हुई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे। 1997 से 1998 बैच के पीपीएस अफसर बनेंगे आईपीएस। लगभग 20 से ज्यादा पीपीएस बनेंगे आईपीएस। दिल्ली से बड़ी खबर, डीपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे। 1997 से 1998 बैच के पीपीएस अफसर बनेंगे आईपीएस। लगभग 20 से ज्यादा पीपीएस बनेंगे आईपीएस। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में